हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फर्स्ट स्टेप एकेडमी चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा टॉपिक अभी चल रहा है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। सेंट्रल नर्वस सिस्टम अर्थात केंद्र में होने वाला हमारा सिस्टम मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड की चर्चा हम कर रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो हमारा ब्रेन का था। ब्रेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, टाइप्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन में कितने पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ ब्रेन, जो जो उसके क्लासिफिकेशन होते हैं, क्या क्या उसका यूजेस रहता है, क्या क्या वर्किंग रहता है, सारा हमने पढ़ा। अब हमें पढ़ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत दूसरा पार्ट था हमारा। आप प्रीवियस वीडियो देखोगे, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था, चार्ट बनाया था। हमारा अगला है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया, अब स्पाइनल कॉर्ड की चर्चा हमें करनी है। तो आइए शुरू करते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। रीढ़ रज्जु, जैसा कि आपको मैंने बताया था, आप वीडियो देखोगे तो मैंने बताया था कि मेड्यूला वाला भाग जो होता है पश्च मस्तिष्क में होता है मेड्यूला ऑब्लांगटा। ये मैंने बताया था, ये एक संरचना से यहाँ एक महारंध्र नामक संरचना पाई जाती है, यहाँ से एक डोरीनुमा संरचना निकलती है। ठीक, उसी को हमने क्या बोला था, स्पाइनल कॉर्ड। अर्थात स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से निकलेगा आपसे पूछा जाएगा, इसकी स्थिति तो आपको बताना है। ये मेड्यूला ऑब्लांगटा नामक संरचना से निकलती है। स्पाइनल कॉर्ड की बात हो, रीढ़ रज्जु कहाँ से निकलती है, मेड्यूला वाले भाग से निकलती है। और कैसी संरचना है ये, महारंध्र संरचना, फोरमैन मैग्ना, इसको मैंने आपको बताया था। महारंध्र नामक संरचना से निकलती है स्पाइनल कॉर्ड। अब ये स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ रज्जु निकलती है। अब इसका जो कार्य होता है वह शरीर के संबंधी जितने भी भाग होते हैं शरीर के, उनके मैसेजों को लेके जाना होता है। पर ले कैसे जाएगा, इसकी हेल्प के लिए कोई ना कोई होगा। तो इसकी सहायता के लिए, कार्यों की सुरक्षा के लिए इसमें 31 जोड़ी रीढ़ तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। कितनी होती हैं, 31 जोड़ी, याद रखना। अर्थात संख्या पूछ ली जाए कि मनुष्य के शरीर में कितनी रीढ़ तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, तो आपको बताना 62। और कितनी जोड़ी होंगी, तो 31 जोड़ी। ये सारी रीढ़ तंत्रिकाएं रीढ़ रज्जु के ऊपर स्थित होती हैं और संपूर्ण शरीर में, हमारे मस्तिष्क से निकलते संपूर्ण शरीर में, यहाँ से लेकर पूरे संरचना में, हाथों में, पैरों में, ये रीढ़ तंत्रिकाएं फैली हुई होती हैं। अब हमारे पैर को मूवमेंट करना है तो पैर से मैसेज लेके जाते हैं। ये कहाँ, पैर वाली रीढ़ तंत्रिका लेके आएगी कहाँ, इस रीढ़ रज्जु में। रीढ़ रज्जु लेके जाएगी कहाँ, मेडुला वाले भाग में। मेडुला वाले भाग से फिर मस्तिष्क में मैसेज पहुँचेगा। फिर मस्तिष्क से जो मैसेज आएगा वह इसी संरचना से आके इसी के थ्रू, रीढ़ तंत्रिकाओं के थ्रू हमारे बॉडी पार्ट में पहुँचता है। तो यहाँ बताने का मतलब ये है कि रीढ़ रज्जु के ऊपर, रीढ़ रज्जु से 31 जोड़ी रीढ़ तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। जिन रीढ़ तंत्रिकाओं का कार्य क्या होता है, रीढ़ तंत्रिकाओं का कार्य इनका कार्य है शरीर से संदेश रीढ़ रज्जु तक ले जाना। ठीक, और रीढ़ रज्जु कहाँ लेके जाएगा, मस्तिष्क में। और मस्तिष्क से रीढ़ रज्जु को संदेश मिलेगा और वो कहाँ लेके जाएगा, आपका रीढ़ तंत्रिकाओं से शरीर में, शरीर के समस्त भागों में। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ से आपके पूरी बॉडी से मैसेज पहुँचा, मैसेज यहाँ से आया, रीढ़ रज्जु के थ्रू गया, रीढ़ रज्जु से मस्तिष्क में पहुँचा, मस्तिष्क के द्वारा जो एक्शन परफॉर्म करना है यहाँ से फिर आएगा आपकी बॉडी में पहुँचेगा। इसकी सहायता से आगे बढ़ते हैं।
अब दिक्कत ये है कि रीढ़ रज्जु के ऊपर ये तो पाई आ रही है संरचना, रीढ़ तंत्रिकाएं, पर समय के साथ धीरे धीरे ऐसा हो सकता है कि ये जैसे आप वृद्धावस्था की ओर बढ़ो या उम्र आपकी बढ़े या कोई काम करो आप, क्योंकि ये आपकी यहाँ संरचना में होती है, तो ये यहाँ अपनी जगह से हिल सकती हैं, अपनी जगह से हट सकती हैं, नर्व्स हैं, दोबारा जनरेट नहीं होती हैं, तो समस्या हो सकती है। तो इसीलिए शरीर में एक संरचना पाई जाती है जो इनके ऊपर होती है, जिसे हम बोलते हैं दूसरे कलर से मैं लिखना चाह रहा था, यहाँ आपको दिख रहा होगा, इसे हम बोलते हैं कशेरुक दंड। कशेरुक दंड इसे बोलते हैं। इस संरचना की बात हो रही है जो आपको सांप की भांति ऐसे दिख रही होगी, यह कैल्शियम से बनी हुई एकदम मजबूत संरचना होती है, और ये किसके ऊपर होती है? रीढ़ तंत्रिकाओं के ऊपर, उनको व्यवस्थित करने के लिए। ये संरचना जो आपको दिख रही है इसी को बोलते हैं कशेरुक दंड, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है वर्टिब्रल कॉलम। तो रीढ़ रज्जु और रीढ़ तंत्रिकाओं को व्यवस्थित और सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी संरचना पाई जाती है? तो उसका आंसर क्या हुआ? कशेरुक दंड। ये आपको कशेरुक दंड दिख रहा है, ठीक है। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे मैं लिखवा दूं कैसे इसका आंसर लगाना है आपको। इतनी बात समझ में आ गई कैसे हमारी ये रीढ़ तंत्रिकाएं की संरचना बनी होती है, रीढ़ रज्जु की, जो हमारे पीछे मस्तिष्क वाले भाग से निकलती हैं। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कशेरुक दंड के बारे में। तो कशेरुक दंड जो होता है, होता क्या है? यह रीढ़ तंत्रिकाओं को यांत्रिक सहारा देने और सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फास्फेट से बनी होती है। कैल्शियम फास्फेट से बनी होती है, जो किसके ऊपर पाई जा रही है? रीढ़ तंत्रिकाओं के ऊपर। रीढ़ तंत्रिकाओं के ऊपर स्थित होती है। तो ये इसकी सुरक्षा के लिए, एक व्यवस्थित बनाने के लिए, यांत्रिक सहारा देने के लिए, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि ये अपनी जगह से हिले ना और अपने शरीर कार्य प्रॉपर हो सके, कशेरुक दंड पाया जाता है। अब आपने सुना हो एक समस्या होती है स्लिप डिस्क की समस्या। स्लिप डिस्क बहुत रेयरेस्ट, मतलब बहुत अमूमन मिल जाता है लोगों को, नॉर्मल कंडीशन है, कई लोग को मिल जाती है और कभी कभी नहीं मिलती है आपको, रेयरेस्ट कंडीशन भी होती है, सबके साथ समस्या नहीं होती। कोई भारी वेट अचानक आप उठा लेते हो सुबह सुबह उठ के, या आपका शरीर जितनी क्षमता नहीं है, आप ज़्यादा वजन उठाने की कोशिश करते हो, तो आपकी ये जो संरचना है यहाँ की, ये अपनी जगह से थोड़ा सा स्पेस गैप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ गैप होना ही स्लिप डिस्क कहलाता है। स्लिप यानी अपने स्थान से फिसल जाना, ठीक है। हमेशा समस्या यही होती है स्लिप डिस्क की। तो वेट के कारण होता है और आपका शरीर फ्लेक्सिबल होता है, और ज़्यादा अगर आप वजन उठाते हो तो ज़्यादा आपको झुकाव होता है, ज़्यादा झुकाव होता है तो यहाँ जोर पड़ता है तो स्पेस बन जाता है और आपको असहनीय दर्द होता है उसमें, ठीक है। तो आपने समझा कि जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं रीढ़ रज्जु के ऊपर पाई जाती है, उनकी सुरक्षा के लिए कशेरुक दंड या वर्टिब्रल कॉलम नामक, कशेरुक दंड की बात हो रही है, इंग्लिश में भी लिख लेना इसको। वर्टिब्रल कॉलम नामक एक संरचना पाई जाती है, सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। तो आपने इसका कार्य समझ लिया, स्पाइनल कॉर्ड का हेल्प क्या करेगा? मैसेज को ले जाना और लेके आना, शरीर तक पहुंचाना।
तो ये हो गया हमारा CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया। ब्रेन हमने पहले पढ़ लिया था, सेंट्रल में होने वाला, और ये हमने पढ़ा स्पाइनल कॉर्ड। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद PNS। पर उसके पहले जब मैंने आपको बताया कि मैसेज जो लेके जाना और मैसेज लेके आना, कार्य किसका होता है? रीढ़ रज्जु का। तो इसका कार्य कैसे होगा, कैसे मैसेज पहुंचता है, उसके बारे में थोड़ा सा पहले चर्चा कर लेते हैं। तो डिटेल्स में आपको बता देता हूँ एग्जाम में प्रश्न कैसे बनते हैं, फिर अपन पढ़ेंगे PNS के बारे में। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पॉइंट का, आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल में कार्य क्या होता है? रीढ़ रज्जु का जो प्रमुख कार्य है, ये संपूर्ण जो मस्तिष्क तक मैसेज जाता है, आता है, वह होता है प्रतिवर्ती क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रियाओं, जिसे आप बोलते हो रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण और निर्धारण द्वारा। जैसे आपका बॉडी कोई वर्क कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हाथ में लिखा रहा हूँ, तो मेरे को हाथ को चलाना है, तो यह एक रिफ्लेक्स एक्शन है कि मैं चाह रहा हूँ कि ये हो, तो ये मैसेज मस्तिष्क तक जा रहा है, मस्तिष्क से यहाँ तक जा रहा है। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और निर्धारण स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है। तो मतलब मुख्यतः इसका जो प्रमुख कार्य रहेगा प्रतिवर्ती क्रियाओं का ही होता है, आपके शरीर का निर्धारित करना, और उन्हीं के द्वारा समस्त कार्य किए जाते हैं। अब बात करते हैं हम थोड़ी प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में। तो हेडिंग है हमारी प्रतिवर्ती क्रियाएं। होता क्या है ये? तो सिंपल सी परिभाषा है कि शरीर में होने वाली अचानक और अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण और निर्धारण। प्रतिवर्ती क्रियाएं होता क्या है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। प्रतिवर्ती क्रियाओं की चर्चा किसने की, कितने प्रकार की होती हैं, सारी डिटेल में आपको बताता हूँ जो एग्जाम से आते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं शरीर में होने वाली अचानक अनैच्छिक समस्त क्रियाएं कौन कंट्रोल करता है? रीढ़ रज्जु। क्योंकि जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, एक तरह से आपकी बॉडी में कभी कभी ऐसी कंडीशन बनती है कि कोई कार ब्रेन तक मैसेज ना ले जाके सीधे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंट्रोल होगा, ठीक है। तो उस एक्शन को भी यही कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन तक न ले जाके खुद ही निर्णय लेना, वह प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है, ठीक है। कोई भी एक्शन हुआ है, एक्शन के अपोजिट रिएक्शन होना है, उस रिएक्शन की चर्चा कौन करेगा? स्पाइनल कॉर्ड। जैसे सिंपल सा उदाहरण आपको मैं देता हूँ, कांटा आपको लगा, पैर में आपको कांटा चुभा। अब पहले पैर में कांटा चुभा है तो आपका मैसेज माइंड तक जाएगा, माइंड से यहाँ तक आएगा, तो समस्या हो सकती है क्योंकि आपको दर्द महसूस नहीं हुआ। तो जैसे आपको कांटा चुभा या आपका हाथ आग से टच हुआ, तो तुरंत जो हटता है वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है, ठीक। तो उसकी मैं चर्चा करने वाला हूँ। और वह कंट्रोल कहाँ से होती है? स्पाइनल कॉर्ड से, ना कि ब्रेन से, ठीक है। तो शरीर में होने वाले अचानक और अनैच्छिक क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं। उसकी हम चर्चा करते हैं। इस क्रिया की खोज जो है मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने की थी। किस क्रिया की खोज? प्रतिवर्ती क्रिया की। इन्होंने बताया कि दो प्रकार की प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं जिन्हें क्रमशः अनुकूलित, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल, और आबंधित। यानी मार्शल हॉल ने बताया कि मनुष्य के शरीर में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, अनुकूलित और आबंधित। कुछ क्रियाओं का संबंध आपके प्रारंभिक अवस्था में रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू मस्तिष्क से रहता है। मस्तिष्क से होने के बाद धीरे धीरे वह चीज़ें अपने आप होना शुरू हो जाती हैं, फिर मस्तिष्क से हटके और रीढ़ रज्जु के द्वारा होने लगती है। और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं
जो मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होती है वह अचानक या अनैच्छिक होती हैं, और संपूर्ण कंट्रोल किसके होता है? रीढ़ रज्जु के ऊपर होता है। ये चर्चा किसने की थी? मार्शल हॉल ने। ठीक है, तो अपन बढ़ते हैं इसके बारे में, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन इसकी डिटेल चर्चा करते हैं कि है क्या अनुकूलित और अवंदित क्रियाएं। ब्रेन से होगा कंट्रोल, पर धीरे से फिर ब्रेन से हटके यहीं से कंट्रोल होने लगेगा, उसकी चर्चाएं हम करने वाले हैं। पहला है हमारा प्रतिवर्ती क्रियाओं में अनुकूलित प्रतिवर्ती क्रिया। इसको हम बोलेंगे ये ऐसी क्रियाएं हैं जो प्रारंभिक अवस्था में जब हम कोई चीज़ की शुरुआत करते हैं या किसी भी चीज़ का कोई कार्य करना चाहते हैं, तो ये समस्त क्रियाएं प्रारंभिक अवस्था में मस्तिष्क से नियंत्रित होती हैं, और बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद यह मस्तिष्क से नियंत्रण हट जाता है, और मस्तिष्क से नियंत्रण हटने के बाद यह आपके स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ रज्जु के द्वारा होने लगती हैं, यानी स्वतः होने लगती हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक अवस्था में तो होगा मस्तिष्क से, प्रारंभिक अवस्था में ये क्रियाएं मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित करता है, पर बार बार अभ्यास करने के बाद यह रीढ़ रज्जु से नियंत्रित होने लगती हैं। यानी सिंपल सी बात है कि शुरुआत में आपने अब सीखा तो मस्तिष्क के द्वारा मैसेज आ रहा है, ये करना है, ये करना है, इस समय ये करना है, ये नहीं करना। बाद में जब आप प्रैक्टिस करने लगते हो, सीधा सा उदाहरण आपको मैं बता दूं, जब आप साइकिल चलाना सीखते हो या आप गाड़ी चलाना सीखते हो, तो आपको पता है जब प्रारंभिक अवस्था में आपके हाथ में हैंडल आता है तो आपको देखना पड़ता है, हैंडल सामने देखना है आपको क्लच देखना है, गियर देखना है, ब्रेक देखना है आपको। ठीक है, तो आपको कंडीशन बनानी पड़ती है देख देख के, समझ समझ के, यहाँ ये है, यहाँ ये है, तो बार बार आप उसको देखते हो, आपका माइंड इसको कंट्रोल करता है कि यहाँ ये है, अभी ये दबाना है, ये करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, साइकिल चलाना है तो हैंडल कब सीधा रखना है, कैसे आपको चलाना है, कब बैलेंस बनाना है, तो सारी कंडीशन प्रारंभिक अवस्था में मस्तिष्क में होती है। तो शुरुआत की अवस्था मस्तिष्क में हुई। अब धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस लगातार होने लगती है कि आपको स्टार्ट करना है, तो आपको अब धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको ये नहीं देखना पड़ता कि गाड़ी स्टार्ट करनी है, क्लच दबाना है, कि हमें ब्रेक लगाना है, गियर चेंज करना है, या साइकिल में हमें हैंडल पकड़ना सीधे देखना है, पैडल की तरफ आप नहीं देखोगे। धीरे धीरे आपकी क्रियाएं। दूसरा उसका उदाहरण, जब आप टाइपिंग करना शुरू करते हो तो टाइपिंग में आपको शुरू में देखना पड़ता है कि कहाँ आपके बटने हैं। ठीक, फिर बाद में वह अपने आप माइंड से हट के आपके द्वारा जो अभी आपका वो तुरंत आप करना शुरू कर देते हो बिना देखे। तो प्रारंभिक अवस्था में जो क्रियाएं मस्तिष्क से होती हैं, बाद में रीढ़ रज्जु के द्वारा संपन्न होती हैं, उन क्रियाओं को अनुकूलित क्रियाएं कहा जाता है, यानी कंडीशनल क्रियाएं कहा जाता है, जिसके प्रमुख उदाहरण हैं टाइपिंग सीखना, दूसरा साइकिल चलाना। ठीक है, जैसे साइकिल चलाना संबंधित है आपके बाइक चलाना, गाड़ी चलाना, सारी चीज़ें। तो टाइपिंग सीखना या साइकिल चलाना संबंधित क्रियाएं कैसी होंगी? अनुकूलित क्रियाएं। ठीक, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब ये अनुकूलित क्रियाएं तो आपने बता दी, अब इस क्रिया की खोज किसने की? क्वेश्चन बनता है। यानी ऐसी क्रियाएं जो मस्तिष्क से पहले नियंत्रित होती हैं, बाद में अपने आप होने लगती हैं, ये क्रिया किसने बताई? तो एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था वैज्ञानिक पावलोव। वैज्ञानिक पावलोव ने इस क्रिया की खोज कुत्ते में की। अब इन्होंने क्या किया, एक स्ट्रीट डॉग को पाला, इन्होंने कुत्ते को पाला और कुत्ते को अपने घर में रखा। शुरुआत में बच्चा था वो। अब उसको खाना देने के लिए उसके सामने गए और घंटी बजाई
और उसके सामने खाना रख दिया। फिर दोबारा गया, फिर घंटी बजाई और उसके सामने खाना रख दिया। 3-4 दिन, हफ्ते भर लगातार वह घंटी बजा के उसको खाना देना शुरू किया उन्होंने। अब 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद एक ऐसी कंडीशन बनी, अब वो कुत्ता देख रहा है घंटी बज रही है, मस्तिष्क उसका मैसेज दिख रहा है कि घंटी बजने के बाद मुझे खाना मिलता है। 1 हफ्ते 10 दिन बाद लगातार क्रिया होती रहती हैं। उसके बाद अब वह कुत्ता बाहर है और इधर पाओलो ने घंटी बजाई, तो कुत्ते के माइंड में मैसेज है घंटी बज रही है, अब खाने को मिलने वाला है। तो अब वह समझ गया है कि पहले ब्रेन से कंट्रोल हो रहा था कि घंटी बज रही है, खाना मिल रहा है, अब घंटी बजी कि उसको समझ में आया खाना मिल रहा है, यानी एक्शन क्या हुआ, खाना मिलने की कंडीशन। तो उसको मस्तिष्क से मैसेज लेना और कोई समझने की जरूरत नहीं है, उसको सुनाई दिया घंटी बजी और तुरंत वो खाने की बात समझ गए, खाना यहाँ मिलने वाला है। तो इस क्रिया की खोज किसने की थी? वैज्ञानिक पाओलो ने। किसमें की थी? कुत्ते में। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। दूसरी प्रतिवर्ती क्रिया है हमारी आबंधित प्रतिवर्ती क्रिया। इसे हम बोलते हैं अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। यह ऐसी क्रिया है जो प्रारंभ से ही रीढ़ रज्जु के नियंत्रण में रहती है। रीढ़ रज्जु के नियंत्रण में होती है, क्योंकि शरीर में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि आप मस्तिष्क तक मैसेज पहुंचाना, मस्तिष्क से लेके आना, वो दिक्कत हो सकती हैं। इसका प्रमुख उदाहरण, जैसे उदाहरण की बात करें, कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो ये कंट्रोल करता है? जैसे पहला उदाहरण आपका, कांटा लगने पर अचानक पैर का उठ जाना। अब आपका पैर कांटे में टच हुआ है, कांटे में टच हुआ तो मस्तिष्क से मैसेज आएगा, फिर हटाना है, उतने में टाइम हो सकता है कांटा घुस जाएगा, खून वून निकलने लगेगा, पैसा बर्बाद होगा, डॉक्टर के पास जाओगे, ठीक है। तो ये क्रिया सीधे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, जैसे मैसेज पहुंचा स्पाइनल कॉर्ड में कि कांटा लगा स्पाइनल नर्व के थ्रू, तो तुरंत बोलेगा पैर हटा लो। ये मस्तिष्क से कंट्रोल नहीं होती। यानी ऐसी क्रियाएं जो मस्तिष्क से नियंत्रित नहीं होती हैं, उन क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? आबंधित क्रियाएं, ठीक है। यानी मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होने वाली क्रियाओं को क्या बोलते हैं हम? आबंधित क्रियाएं। पहला उदाहरण आपको बताया, कांटा लगने पर अचानक पैर का उठ जाना। दूसरा, आग के छूने पर संबंधित शरीर का हट जाना। तीसरा, मीठा देखने पर जीभ मुंह में पानी आना। अचानक अनैच्छिक है ये, आपके बिना इच्छा के विपरीत हो रहे हैं कार्य, ठीक है। आपने मीठा देखा, आपके मुंह में पानी आ जाता है। पानी क्यों आता है? क्योंकि वह क्रिया कहाँ कंट्रोल हो रही है? रीढ़ रज्जु के थ्रू, मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। तो ये बात हुई आबंधित क्रियाओं की। स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं आगे। तो ये हमारा खत्म हो गया टॉपिक आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, या परिधीय तंत्रिका तंत्र। यानी अभी अपन चर्चा कर रहे थे केंद्र में होने वाली तंत्रिकाओं की, अब हम शरीर के चारों ओर होने वाली क्रियाओं की बात करेंगे। हमारा अगला सिस्टम है पीएनएस, जिसे हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, या इसको हिंदी में बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो सिंपल से समझ में आ रहा है, परिधि क्या होता है? किसी भी वस्तु के चारों ओर होने वाली क्रियाएं, चारों ओर जो संरचना होती है उसको हम क्या बोलते हैं? परिधि। तो यहाँ बात हो रही है नर्वस सिस्टम की, हमारे शरीर की। तो आपने भी जाना सीएनएस यानी केंद्र में होने वाली मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड। अब
परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी ये आपका कपाल, ब्रेन तो केंद्र में है ऊपर, अब ये आपका जो कपाल है, ये इस कपाल का चारों ओर वाला भाग और आपके शरीर के चारों ओर की संरचना, जहाँ केंद्र से नियंत्रित होते हैं समस्त मैसेज और सारी क्रियाएं नर्वस के द्वारा, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में होता है आपका दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है एक कपाल तंत्रिकाओं से, इसे हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, और अगला होता है इसमें रीढ़ तंत्रिकाओं से, जिसकी चर्चा भी हमने कर ली। ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती संरचना, इसलिए मैंने वहाँ आपको बता दी डिटेल से। रीढ़ तंत्रिकाएं यानी इसको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। इनकी संख्या होती है 12 जोड़ी और इनकी संख्या होती है 31 जोड़ी। ये संपूर्ण शरीर में चारों ओर आपके समस्त अंगों में ये रीढ़ तंत्रिकाएं फैली होती हैं। और कपाल तंत्रिकाएं, इसकी चारों ओर की बात हो रही है। आपके कपाल वाले भाग, माथा, चेहरा, मुख, आपका ये गला, ये सारी कपाल वाले भाग में आता है। ठीक है, ये चारों ओर हमारे शरीर की संरचनाओं में जो तंत्रिकाएं फैली हैं उन्हें हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत और परिधीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। कपाल में आपका माथा है, चेहरा है, आपका मुख है, ठीक है, दांत हैं, ये सारी चीज़ें जो आती हैं बाहरी संरचना के रूप में, इसका अध्ययन यहाँ किया जाता है। और यहाँ से जो मैसेज होते हैं मुख को टच होने पे या कोई पिंच करने पे, कोई समस्या होने पे, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू मैसेज मस्तिष्क तक जाता है। और रीढ़ तंत्रिकाओं में जैसा अभी हमने बताया कि आपके शरीर के समस्त मैसेज जो हैं, सारे शरीर में होने वाली क्रियाओं के मैसेज मस्तिष्क तक पहुँचाने के लिए ये 31 जोड़ी रीढ़ तंत्रिकाएँ संपूर्ण शरीर में पाई जाती हैं और रीढ़ रज्जु के द्वारा आपके मस्तिष्क तक पहुँचाती हैं। ठीक है, अब आपने एक बीमारी सुनी होगी लकवा, जिसे हम बोलते हैं पैरालाइसिस। लकवा नामक जो बीमारी होती है, संबंधित व्यक्ति जब होती है तो उसका यही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अब ये कपाल में भी हो सकता है और शरीर के किसी अंग में हो सकता है। तो शरीर किसी अंग में जब लकवा नामक बीमारी होती है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं प्रभावित होता। पूछा जाता है लकवा नामक बीमारी में शरीर का कौन सा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है? CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS ANS। तो आपको क्या लगाना है आंसर उसका? CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसमें परिधीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और प्रभावित होने के बाद संबंधित शरीर, क्योंकि ये मैसेज नहीं पहुंचा पा रहा माइंड तक, तो वह संबंधित शरीर कार्य करना बंद कर देता है, उठता नहीं है और वहाँ आपका कंट्रोल नहीं रह जाता। ये हो गई PNS की थोड़ी चर्चा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब थोड़ा सा हम पढ़ेंगे ANS के बारे में, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के बारे में। इसको हम बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब स्वायत्त नाम से आपको समझ में आ रहा है कि स्वयं का निर्धारण करना है इसका, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं रहने वाला, स्वायत्त है, ऑटोनॉमस है। उस नर्वस सिस्टम की हम बात करने वाले हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनुकंपी, जिसे हम बोलते हैं सिम्पैथेटिक, और एक होता है परानुकंपी, जिसे हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक। अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र की हम बात करने वाले हैं। इन दोनों तंत्रिका तंत्र से मिलने के बाद ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है। ये ऐसा तंत्रिका तंत्र है जो
मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित नहीं होता, इस कारण से क्या बोलते हैं हम? स्वायत्त, ऑटोनॉमस, स्वयं वर्क करता है। इसमें हमने बताया अनुकंपी और परानुकंपी। तो अनुकंपी में काम क्या होता है स्वायत्त में? आपका हृदय में या आपके शरीर में रक्तचाप, जिसे आप बोलते हो ब्लड प्रेशर का बढ़ना, और परानुकंपी में रक्तचाप या ब्लड प्रेशर का घटना। यह स्वयं होता है, यह मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होता। या इसी में आप बोल दो धड़कन तेज होना और धड़कन धीमी होना। हृदय की धड़कन को तेज धीमा करने का कार्य यह ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यह मस्तिष्क के द्वारा नहीं होता। ब्लड प्रेशर का बढ़ना और घटना ब्रेन के द्वारा कंट्रोल नहीं होता। इस कारण से इस नर्वस सिस्टम को ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहता है। अब नर्वस सिस्टम तो है, नर्व्स वाली क्रियाएं हैं, पर मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित नहीं होती हैं, इस कारण से ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहा जाता है। तो ये हमारा ख़त्म हुआ आपका नर्वस सिस्टम, जिसके आपके 3 वीडियो प्रोवाइड किए गए हैं। उम्मीद है कि ज़्यादा मैटर आपको मिला हो। अगर आपको टॉपिक वाइज वीडियो समझ में आ रहे हो तो प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाइए, ताकि आप आसानी से एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। हमारा टारगेट ये है कि आपकी सफलता, साइंस के क्वेश्चन अपने मिस नहीं होने चाहिए किसी भी प्रकार से। हमारा प्रयास है, हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लेट आ रहे हों, क्योंकि वर्किंग के साथ वीडियो प्रोवाइड करने में थोड़ी कभी दिक्कत हो जाती है, पर हमारा प्रयास है लगातार आपको वीडियो टॉपिक वाइज दिया जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।